स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बल से मूलम विज्ञानम, यानी कि विज्ञान से ही बल की उत्पत्ति हुई है। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी मिसाइल्स। दोस्तों, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइल्स के नाम किसने नहीं सुने। देखा जाए तो इन मिसाइल से डिफेंस का नाम आते ही हमारे दिमाग में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इमेज आती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑल्दो DRDO एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसका उद्देश्य डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना है, पर कितने लोग ये जानते हैं कि इसरो भी मिसाइल्स बनाता है। आपको लग रहा होगा कि इसरो का नाम तो स्पेस रिसर्च है, उसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस मिशन के लिए जाना जाता है। फिर हम इसरो और मिसाइल्स की बात क्यों कर रहे हैं और आखिर इसरो कब से डिफेंस प्रोग्राम्स में शामिल होने लगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे इसरो भी मिसाइल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मिलिट्री और स्पेस में क्या कनेक्शन है। देखिए, स्पेस और मिलिट्री के कनेक्शन को समझने का सबसे बढ़िया और रिसेंट एग्जांपल है यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन रशिया के सामने इसी मिलिट्री और स्पेस कोलैबोरेशन की वजह से टिका हुआ है। रशिया यूक्रेन के कम्युनिकेशन लिंक्स को डिस्ट्रॉय करके उसे डिफेंसलेस बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। दरअसल रशिया ने इलोन मस्क के स्टारलिंक को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि स्टारलिंक के पास 3500 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, या यूं कहें कि दुनिया की हाफ एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दूसरी सैटेलाइट्स की मदद से यूक्रेन को कम्युनिकेशन लिंक मिलता रहा और यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशिया पर कहर बरसा दिया। आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि स्पेस और मिलिट्री के बीच कितना इंपॉर्टेंट रिश्ता है, और इसी महत्व को समझते हुए हमारे साइंटिस्ट और लीडर्स ने मिसाइल्स और स्पेस की शुरुआत की। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये बात क्लियर हो गई थी कि आने वाला टाइम साइंस और स्पेस का है। यही सोच हमारे साइंटिस्ट और उस वक्त के लीडर्स की भी थी। देखा जाए तो हम तभी से सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे। 1947 में आजादी मिलते इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया गया और 1958 में DRDO का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। दोस्तों, हॉस्टाइल नेबर से घिरे होने की वजह से भी ये जरूरी हो गया था कि हम डिफेंस एरियाज में अपने आप को मजबूत करें। DRDO ने अपने काम की शुरुआत दिल्ली में सिचुएटेड मेटकाफ हाउस से की, लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है कि 1947 के भारत की स्थिति और समय की मांग हमें ये इजाजत नहीं दे रही थी कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मिसाइल्स में लगाएं। फिर भी हमारे साइंटिस्ट की लगन और मेहनत का नतीजा हमें प्रोजेक्ट इंडिगो के रूप में देखने को मिला। दोस्तों, प्रोजेक्ट इंडिगो सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए DRDO का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद इसे बंद करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डेविल और वैलेंट जैसे प्रोजेक्ट आए जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने के लिए 1970s में शुरू किए गए थे। हालांकि इनसे वैसी सफलता नहीं मिली जैसी एक्सपेक्ट की जा रही थी। देश जहां एक और मिसाइल्स डेवलपमेंट के लिए अग्रसर था, वहीं दूसरी ओर हमारे कुछ साइंटिस्ट केरला के बीच पर इकट्ठा थे। दूसरे साइंटिस्ट थुम्बा से देश का पहला साउंडिंग रॉकेट यानी कि रोहिणी को लॉन्च करने के लिए इकट्ठा हुए थे। विक्रम साराभाई के गाइडेंस में बनी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि अब इसरो के नाम से जानी जाती है, देश के इतिहास में कुछ नया लिखने के लिए तैयार थी। लेकिन उस टाइम पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रॉकेट साइंस में हो रहा है डेवलपमेंट हमें आगे चलकर मिसाइल्स बनाने में भी हेल्प करेगा। आइए अब समझते हैं कि इसरो मिसाइल कैसे बनाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस में वाटर लाइट सेपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि DRDO या फिर इसरो का एक काम दूसरे पे इफेक्ट न डाले। दोस्तों, इसलिए हम इसे स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि एक टेक्नोलॉजी का असर दूसरी टेक्नोलॉजी पे पॉजिटिवली कैसे पड़ता है। साइंस के एक फील्ड में डेवलपमेंट हर एक फील्ड को इम्पैक्ट करता है। देखा जाए तो एक रॉकेट बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सेम उसी टेक्नोलॉजी से मिसाइल्स भी बनती है, और इसीलिए इसरो का सक्सेस DRDO के लिए भी सक्सेस बन जाता है। जहाँ मिसाइल्स का काम प्रिसाइसली टारगेट को हिट करना है, वही रॉकेट्स का काम स्पेस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को पहुंचाना। दोनों में ऑनबोर्ड गाइडेंस, प्रिसीजन और कंट्रोल कॉमन है। ऐसे में अगर रॉकेट की टेक्नोलॉजी में कुछ विकास होता है तो उसका फायदा DRDO को बेहतर मिसाइल्स बनाने में मिलता है।
देखा जाए तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है उसके कंपोनेंट्स को बनाना, और उससे भी इंपॉर्टेंट फ्यूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं तो इसका सीधा असर रॉकेट के वेट पर पड़ता है और उससे हम हैवी सैटेलाइट्स या फिर मिसाइल्स को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। रॉकेट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि स्ट्रैप बूस्टर्स, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम, एग्जॉस्ट नोजल और पेलोड सेपरेशन मैकेनिज्म है जो सेम एक मिसाइल लॉन्चर में यूज होते हैं। अगर हम किसी अर्थ ऑर्बिट के बाहर कोई सैटेलाइट को प्लेस करने में सफल हो गए तो ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना और अपने से 5000 से 10,000 किलोमीटर तक किसी भी सिटी को हिट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए इसरो की रॉकेट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी DRDO को मिसाइल बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम ऐसे ही समझ लें कि इसरो ही मिसाइल्स बना रहा है। देखा जाए तो इसरो ने शुरुआत साउंडिंग रॉकेट से की जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स हैं। इसके बाद SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी पेलोड कैपेसिटी, प्रोपेलेंट्स और अपनी रेंज को भी बढ़ाया है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल्स को भी लॉन्च करने में हुआ है। आज के टाइम में PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV Mark 3, इन तीनों के जरिए इसरो अपने मिशंस को अंजाम दे रहा है। रॉकेट के डेवलपमेंट से सबसे बड़ा फायदा हमारी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को हुआ है। फॉर एग्जांपल, री एंट्री एक्सपेरिमेंट का सीधा प्रोडक्ट अग्नि मिसाइल का बर्थ था। वही रैमजेट रॉकेट इंजन के डेवलपमेंट ने अग्नि और पृथ्वी के एडवांस्ड वेरिएंट्स को बनाने में हेल्प की। साथ ही पेलोड कैपेसिटी कितनी बढ़ सकती है ये रॉकेट में यूज होने वाले फ्यूल पर ज्यादा डिपेंड करती है। ऐसे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल और पेलोड कैपेसिटी के बेसिस पर ही अलग अलग तरह के रॉकेट वेरिएंट्स डेवलप किए जाते हैं। विकास इंजन बनाना इसरो का इसी दिशा में कदम है। हम क्रायोजेनिकली लिक्विड इंजन को बना रहे हैं जो फ्रांस की वाइकिंग इंजन से इंस्पायर्ड है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी और फ्यूल एफिशिएंसी ये दोनों बढ़ जाती है। दोस्तों, HRLV यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, RLV-TD यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और स्क्रैमजेट इंजन की वेरियस डेवलपमेंट स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका फायदा आने वाली मिसाइल्स को भी मिलेगा। साथ ही इसी कड़ी में एक बड़ा अचीवमेंट है हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे इसरो और DRDO ने मिलकर लॉन्च किया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। दोस्तों, आज अगर स्टारलिंक जैसी कंपनी इतने पैसे बना और बचा रही है तो उसका सिंपल रीजन है RLV। रॉकेट लॉन्च में एक सिंपल प्रोसेस होता है। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके बूस्टर्स एक हाइट पर जाकर बेकार हो जाते हैं। रॉकेट का लगभग 80% हिस्सा लॉन्च होने के बाद बर्बाद हो जाता है और ऐसी ही प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है। दोस्तों, से हमारा हर मिशन और भी बजट एफिशिएंट हो जाएगा। और सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये कितनी इजी बात है, लेकिन दोस्तों ये सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी लैंडिंग बेस्ड है। सेफली और सही जगह पे वापस अपने रॉकेट को लैंड कराना अब तक का सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अमूमन होता यह कि रॉकेट सैटेलाइट्स को उसकी ऑर्बिट में छोड़ने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके पीछे का कारण यह है कि उनकी लैंडिंग सही से नहीं हो पाती और इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। आपके मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि इससे DRDO को क्या हेल्प मिलेगी। दोस्तों, DRDO के लिए एक बहुत बड़ा बून साबित होने जा रहा है, क्योंकि मिसाइल के लॉन्च होने से लेकर उसे सही जगह हिट कराना सब एक्यूरेट कैलकुलेशन और प्रिसीजन का काम है। RLV होने की वजह से मिसाइल लॉन्च एफिशिएंट होने के साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। और देखा जाए तो ऐसे एक दूसरे बड़े कोलैबोरेशन से मिशन शक्ति सफल बना। दोस्तों, मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट डिफेंस प्रोग्राम था जिसका उद्देश्य हवा में मिसाइल्स को मार गिराना था। अगर कोई भी देश हम पर अटैक करता है तो हम उसकी मिसाइल्स को अपने रेंज में पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देंगे और ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाले हम 4th कंट्री बन गए हैं। दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे मिसाइल प्रोग्राम ने 1980s में नई ऊंचाई हासिल की जब इसरो के बडिंग साइंटिस्ट और यंग टैलेंट ने DRDO ज्वाइन किया। और दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले हमारे प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिनके सुपरविजन में IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। और पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइल्स इसी की देन है। देखा जाए तो ऐसे इसरो ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिसाइल्स बनाने में मदद की है। देखिए, कार्टोसैट और इसरो का रिकॉनिसेंस सैटेलाइट ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारी सेना के लिए काफी यूजफुल टेक्नोलॉजी है। ऐसा सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसीज भी अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने में अपना योगदान देती हैं। नासा के एक्सप्लोरर 1 के लॉन्च के पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी US आर्मीज के लिए मिसाइल डेवलपमेंट का काम करती थी। वही नासा ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और रिकॉनिसेंस सैटेलाइट्स को डेवलप की, जिसकी मदद US के डिफेंस सिस्टम को मिली। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने और उसे मारने के लिए भी नासा के सैटेलाइट्स की हेल्प ली थी। और इन सब के अलावा नासा का स्काउट रॉकेट डेवलपमेंट ICBM मिसाइल के लिए यूज हुआ। दोस्तों, इस तरीके से इसरो की डेवलप की हुई स्पेस टेक्नोलॉजी DRDO के लिए बेस का काम करती है, जिस पर बिल्ड करते हुए आज देश मिसाइल डेवलपमेंट में नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में हमें कह सकते हैं कि इसरो का कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पेस और सिविलियन मिशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो देश की सिक्योरिटी और डिफेंस में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी देश के दोनों प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस
हैंड इन हैंड काम करती रहेंगी और देशवासियों को चंद्रयान और अग्नि मिसाइल्स के लॉन्च जैसे प्राइड मोमेंट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।